नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी बिहार। आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1193वें दिवस में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथी जगत के एक युवा, सफल एवं दूरदर्शी चिकित्सक चिकित्सक डॉक्टर सुमित कुमार झा। डॉक्टर सुमित कुमार झा ने हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से होम्योपैथिक चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की। अपनी चिकित्सा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने योर्स क्लिनिक की स्थापना की और आज वे इसके फाउंडर एवं सीईओ के रूप में कार्यरत है। उनकी क्लिनिक की शाखाएं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तथा दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों में सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। डॉक्टर सुमित झा का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाना तथा इस अद्भुत एवं सुरक्षित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से लोगों के जीवन को स्वस्थ एवं बेहतर बनाना। पिछले 10 वर्षों से वे समर्पित रूप से होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा में कार्यरत हैं और इस दौरान उन्होंने लाखों लोगों की सहायता कर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। डॉक्टर सुमित झा एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां होम्योपैथी सेवा एक परंपरा एवं मिशन के रूप में जीवित है। उनके पिता डॉक्टर एमएन झा, उनकी पत्नी डॉक्टर वंदना कुमारी तथा उनकी बहन डॉक्टर श्वेता संगनी सभी समर्पित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। यह पूरा परिवार मिलकर होम्योपैथी के प्रचार प्रसार एवं समाज सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। डॉक्टर सुमित झा का व्यक्तित्व सेवा, नेतृत्व, चिकित्सा कौशल एवं जन जागरूकता का उत्कृष्ट संगम है, जो उन्हें एक प्रेरणादायक चिकित्सक एवं वक्ता बनाता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके अनुभव, दृष्टिकोण एवं प्रेरणादायक विचारों से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर सुमित कुमार झा का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपका आज का टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस इन मॉडर्न लाइफ और होम्योपैथिक रिपर्टोरियल अप्रोच टू रिस्टोर इनर बैलेंस। सो आपका आईएफपीएस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। ओवर टू यू डॉक्टर। Thank you, ma'am. Thank you. Is it ready to share the screen? जस्ट अ मिनट वेट सर। Sure. Actually, I'm not the host, Right so I now? can't make you co-host. Okay. Wait. Dr. Pankaj, are you there? Dr. Pankaj, आप हैं? No, Dr. Pankaj is not. IFPS Tech Team, kindly make Dr. Sumit Jha co-host, please. Good evening, everyone. This is Dr. Sumit Jha. Today, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उस मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर में हार्मोन किस तरह से चेंजेस होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है, किस कारण से होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स है। अगर किसी पेशेंट को हार्मोनल चेंजेस हो रहा है तो उसके क्या सिम्टम्स डेवलप होकर के आएंगे, और उस सिम्टम्स के आधार पे हम हार्मोनल चेंजेस को कैसे ठीक कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन हंट इट फ्रॉम द रिपर्टरी, हम अपने रिपर्टोरियल लैंग्वेज में उसको कैसे देख सकते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। उससे पहले मैं डॉक्टर दीपमाला को थैंक्स कहना चाहूंगा फॉर हर वंडरफुल इंट्रोडक्शन विच शी हैज गिवन फॉर मी। नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हार्मोन। एज सब लोग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, बट फॉर ए ग्लैंस आई एम जस्ट टेलिंग यू। जैसे हमारा वाइटल फोर्स है जो कि इंटरनली डिरेंज्ड, जो हमारा जो सिम्टम्स है वो इंटरनल डिरेंज्ड वाइटल फोर्स को एक्सटर्नली एक्सप्रेस करता है, वैसे ही हार्मोन जब इंटरनली बॉडी के अंदर में डिरेंज होता है उसके कारण जो भी साइन एंड सिम्टम्स इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वो सिम्टम्स है। तो यहाँ पे जो हार्मोनल चेंजेस है वो क्यों होता है, उसका जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है, प्ले करता है। स्क्रीन टाइम है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव केमिकल फूड्स यूज करना है, ये हम लोग आगे पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट हार्मोन प्लेज इन आवर बॉडी, हार्मोन हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, हार्मोन की गड़बड़ी से क्या क्या चीजें में परेशानियां हो सकती है। फर्स्ट इज स्लीप।
अगर आपका हार्मोनल डिरेंजमेंट है तो आपको प्रॉपर स्लीप नहीं होगा। और एज एवरी वन कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका स्लीप पैटर्न बिगड़ गया है तो इट कैन मे लीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसके अलावा आपके एपेटाइट के ऊपर में असर डाल सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके बॉडी वेट को घटा या बढ़ा, दोनों सकता है ये। आपके डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म को ये बर्बाद कर सकता है। इसके साथ साथ जो आपका मेंटल वे है सोचने का, योर थिंकिंग कैपेबिलिटी, योर इरिटेबिलिटी, योर पेशेंस, यानी कि आपको एज एन होल, मैन एज एन होल को ये डिरेंज कर सकता है। इसका रीजन ये है कि इट एक्ट्स ऑन द ब्रेन। ये आपके बॉडी और ब्रेन दोनों को लिए एक खतरा पैदा कर सकता है। महिलाओं में अधिकतर ये देखा गया है कि हार्मोनल इंबैलेंस होता है। पीसीओएस होने के कारण में पीरियड्स की गड़बड़ियां आती है, या बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन है, एलएच है, एफएसएच है, ई2 है, प्रोजेस्टेरोन है। ये सब हार्मोन्स का अगर बॉडी के अंदर में इंबैलेंस हो जाता है तो उसके कारण से स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी जैसे सिम्टम्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो हेयर फॉल है, थायराइड अगर किसी का गड़बड़ है, बहुत ज्यादा थायराइड में इश्यूज है तो हेयर फॉल इंक्रीज कर जाता है। हाँ, अगर हार्मोनल डिरेंजमेंट है तो आप अधिकतर ये क्लाइमेटिक पीरियड्स में पेशेंट्स को देखेंगे कि हॉट फ्लसेस, हाथ पैर में बहुत ज्यादा लहर जलन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ शुगर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो पैंक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसमें अल्फा और बीटा सेल्स से जो सिक्रीशन होती है, तो हार्मोन वहां पर हमारे शुगर को भी प्रॉपरली मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। अगर हार्मोनल डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, बॉडी के अंदर में शुगर एलिवेट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट थायराइड ग्लैंड, टीएसएच, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस कि थायराइड डिस्फंक्शन होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकते हैं या क्या क्या परेशानियां देखने को मिल सकती है। नाउ we will switch to the next slide, and that is hormonal imbalance क्या है। what is hormonal imbalance, आखिर क्या होता है, हार्मोनल इंबैलेंस क्या होता है। तो अगर कहीं भी फंक्शनल डिस्टरबेंस अगर आ रहा है बॉडी के अंदर में, कोई भी आदमी है जो जिसके बॉडी के अंदर में हार्मोन का लेवल या तो घट जा रहा है या तो इंक्रीज कर रहा है, इन बोथ द कंडीशंस आइदर इट इज डिक्रीज्ड और इट इंक्रीज्ड, इन बोथ द कंडीशंस द हार्मोनल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा, और वो आपके शरीर को और आपके मेंटल वेल बीइंग को, यानी कि आपके मानसिक जो संरचना है, जो मानसिक आपका सोच है, पेशेंस लेवल है, जो आपका कैपेसिटी टू वर्क है, इन सारी चीजों को डिस्टर्ब करता है। देखिए, ये जो टॉपिक है वो मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि आप जब देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स आके आपको बोलते हैं कि सर हमारे फेस के ऊपर में पूरा हेयर हो गया है, या हमारी बच्ची जो है वो अभी 10 इयर्स की है, इसको पीरियड्स आ गया है। तो समटाइम यू फील शॉक्ड कि सी इज ऑफ 9 इयर्स, सी इज ऑफ 10 इयर्स, और 9-10 साल की बच्चियों को आजकल पीरियड्स आ रहा है। दैट इज ओनली ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। और अगर आपको हार्मोनल चेंजेस फाइंड आउट करना है, अगर आप हार्मोनल ऐसे पैनल करवाएंगे तो बहुत सारे आप 9-10 साल 11 साल के बच्चों के अंदर में भी देखिएगा कि हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा रहता है। इसके साथ साथ आपको बच्चे ये कंप्लेन करेंगे 13-14 साल की उम्र में कि सर हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। थायराइड चेक कराते हैं तो आजकल जुवेनाइल थायराइड हो रहा है, कम उम्र के बच्चे को भी थायराइड की परेशानियां डेवलप होते हुए आपको नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें जो आज के डेट में जनरेट हो रहा है हार्मोनल इंबैलेंस, इट इज ओनली ड्यू टू लाइफस्टाइल। जो हमारा लाइफस्टाइल है, रहन सहन है, जो खाना पीने का तरीका है, जो हमारे जीने का तरीका है, उसकी गड़बड़ी के कारण में ये सारी परेशानियां हो रही है। तो अगर हमें ये जानकारी होगी तो वी कैन गाइड द पेशेंट कि डू लाइक दिस। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका बच्चा बेहतर तरीके से ग्रो करेगा, आपका बच्चा का मेंटलिटी, आपके बच्चे का फोकस, आपके बच्चे का स्किल जो है वो बेहतर हो पाएगा। फॉर दैट वी विल हैव टू इन्वेस्टिगेट। नाउ अब हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं कि जो ये मॉडर्न लाइफ है उसमें इम्बैलेंस आखिर बढ़ क्यों रहा है। द रीजन इज दिस, एंड वन थिंग आई ऑलवेज वांट टू पुट ऑन कि जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है, वी हैव वंडरफुल मेडिकल इक्विपमेंट्स, वी हैव वंडरफुल सॉफ्टवेयर्स, वी हैव मेनी मेडिसिन, बट उसके बावजूद भी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और उसके पीछे का रीजन है आवर डाइट एंड रेजिमेंट एंड आवर लाइफस्टाइल।
तो देखते हैं कि पहले आखिर क्या क्या रीजंस है जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत तेजी से अभी के दौर में बढ़ता चला जा रहा है। फर्स्ट, जो हर एक, चाहे हम फिजिशियंस हो, हमारे घर के लोग हो, ये सब लोग एडमेंट करेंगे इस चीज को कि देर रात तक जागना। जब आप बहुत ज्यादा टाइम तक स्क्रीन टाइम देखते हो, अपने मोबाइल्स को यूज करते हो, आपका स्लीप पैटर्न बिगड़ता है, आपकी नींद खराब होती है, तो आपका हार्मोनल इंबैलेंस आपके बॉडी के अंदर में डेफिनेटली होगा। इसके बाद होता है नींद की कमी। अगर स्लीपलेसनेस है, इट कैन ऑल्सो लीड फॉर हार्मोनल इंबैलेंस। थर्ड वन इज मेंटल स्ट्रेस। In today's life there is no person at all who doesn't have any type of mental stress. हर एक आदमी को किसी न किसी तरह की मानसिक परेशानियां आज के डेट में हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, अगर वो लगातार चलता हुआ आ रहा है मेंटल स्ट्रेस, तो वो आपके हार्मोन को इम्बैलेंस जरूर करेगा। इसके अलावा है फास्ट फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, विच इज वन ऑफ द मेन की पॉइंट of this time, of this era for hormonal imbalance in youngsters। जो पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स का फैशन आ गया है, वो हमारे बच्चे हैं या फिर कहीं भी हमारे जो भी पेशेंट्स भी अगर आपके ऊपर आते होंगे, तो मैक्सिमम लोग आप देखते होंगे कि वो प्रोसेस्ड फूड खाने का, फास्ट फूड खाने का जो प्रचलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये विदाउट मैं स्टैटिक डेटा नहीं बता रहा हूं आपको, आप अगर एफएसएसएआई वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दिस, कि जो पैक्ड फूड का प्रचलन आज से 10 साल पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर था, तिगुना, 3 टाइम्स मोर आज के डेट में पैक्ड फूड का, चाहे वो लेज हो, कुरकुरे हो, विल नॉट टेक एनी नेम ऑफ एनी ब्रांड ओवर हियर, बट जो भी पैक्ड फूड है उसके अंदर में प्रिजर्वेटिव मिला रहता है, एंड दैट प्रिजर्वेटिव विल डायरेक्टली रिलेटेड फॉर योर हार्मोनल डिरेंजमेंट एंड इवन फॉर योर लिवर इश्यूज, फॉर योर किडनी इश्यूज। हार्मोनल इम्बैलेंस तो एकमात्र इसका एग्जाम्पल है, उसके अलावा भी बहुत सारी तरीकों की परेशानियां जनरेट करती है। इसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो जाना। मॉर्निंग ऑफिस जाना, रात को आप पेशेंट से पूछते हैं, बोलता है सर सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ और डिनर करके वापस टेलीविजन वॉच करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो उसके बॉडी में कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है। आप इस चीज को समझेंगे, अगर अगर हम किसी पेशेंट का हार्मोनल इंबैलेंस है, वी टेक ए कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स, वी एनालाइज इट, वी रिपेट्राइज इट, हम मटेरियल मेडिका से फाइनलाइज किए उसको एंड गिवन इन द मेडिसिन। बट रिमेंबर द पॉजिटिव फैक्टर इज ओवर देयर। आप कितना भी बेहतर दवाई खोज करके किसी पेशेंट को अगर दे देते हैं और उसका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहता है, तो जिस टाइम आप दवाई दे रहे हैं वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ही विल बी ऑल राइट अगेन, क्योंकि उसकी डाइट एंड रेजिमेंट, उसकी रूटीन अगर चेंज नहीं होगी तो रिपीट अगेन होगा, दोबारा वो परेशानी रिपीट होगी, क्योंकि पहले भी उसका जो प्रॉब्लम हार्मोनल इंबैलेंस का हुआ था वो ड्यू टू डाइट एंड रेजिमेंट था, ड्यू टू हिज वर्क कल्चर था। आप दवाई दे रहे हैं टेम्पोररी बेसिस के लिए, उसके बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि भाई होम्योपैथिक में क्योर होता है? क्योर होता है सर, बट उस टाइम में क्योर होता है व्हेन यू विल एलिमिनेट द पॉजिटिव फैक्टर फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट आपके दवा खाने के बाद हार्मोनल इंबैलेंस उसका ठीक हो जाता है, उसके बावजूद भी पेशेंट सेम एज वैसे ही बिना एक्सरसाइज का, बिना कोई वर्क का अगर वो अपना काम कर रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि वापस से वो चीजें रिपीट होती है। इसके अलावा ओबेसिटी, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, इरेगुलर मील टाइम, वेन एवर ही गेट्स टाइम ही ईट्स, जब भी मौका मिला तो खाना खा लेते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स रूटीन नहीं है। तो इस कंडीशन में भी जो पेशेंट्स है उसको हार्मोनल डिरेंजमेंट या हार्मोनल इंबैलेंस होता है। पॉल्यूशन, प्लास्टिक, केमिकल एक्सपोजर्स, अगर कोई ऑक्यूपेशनल हेजार्ड है किसी का, कोई केमिकल फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है कोई पेशेंट, तो वो भी हमें देखना होगा। और उस कंडीशन में भी आप ये चीज फाइंड आउट करेंगे कि जो पेशेंट है उसके अंदर में हार्मोनल इंबैलेंस आपको देखने को मिलेगा। इमोशनल सप्रेशन आज के डेट में हार्मोनल इंबैलेंस का किंग पिन पॉइंट है। बहुत सारे पेशेंट्स आपको आकर के ये चीज एक्सप्रेस करेंगे कि सर मैं बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड रह रही थी, या मुझे फाइनेंशियल इस तरह का इश्यूज आ गया था, मुझे इस तरह की कोई ग्रीफ था, मुझे इस तरह का कोई फियर था, उसके कारण मैं अब इमोशनली सप्रेस्ड बहुत दिन रही।
और थायराइड हुआ। इवन WHO और बहुत सारी मेडिकल जर्नल्स ये कहती है कि अगर कोई मेंटली सप्रेस्ड है, इमोशनली सप्रेस्ड है, तो थायराइड होने की चांसेस उसको 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इट इज क्लियरली डिफाइंड ऑन मेनी मेडिकल जर्नल्स ऑन सीट। नाउ स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखते हैं कि महिलाओं में हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है वो किस कारण से होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो जो बहुत वेरी कॉमन रीजन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इज PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। Apart from that, irregular menses, delayed period, painful period, heavy bleeding, scanty bleeding, acne which is on the face, but it's only and only due to hormonal imbalance, and liver issues also contribute in that. इसके अलावा फेशियल हेयर ग्रोथ, जब हम सिंथेसिस रिपेटरी में एक रूब्रिक है मैनिस फ्रॉम, लेट मी शो यू दैट रूब्रिक इफ आई हैव। मैनिस वोमेन ओवेरियन सिस्ट विथ कॉर्टिकोट्रोपिन, इसके अंदर में एक दवाई है। और अगर कोई महिला ओवेरियन सिस्ट होने के कारण अगर उसको ये ऐसा आपको देखने से लगे कि वो मेल टाइप उसका फेशियल हेयर ग्रोथ कर गया है, अपर लिप के ऊपर में हेयर ग्रो कर गया है, और उसके साथ साथ जो उसका वॉइस है वो भी चेंजेस आ रहा है, और वो आपको अल्ट्रासाउंड में ये रिवेल करे कि इसको PCOD का प्रॉब्लम है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का इसको प्रॉब्लम है, तो corticotropin is one of the best homeopathic medicine according to Kent to treat this condition. सेकेंड इज हेयर फॉल। हेयर फॉल हार्मोनल अरेंजमेंट में, PCOS में, थायराइड में बहुत सारे या फिर GH हार्मोन किसी का कम रहता है, उसमें भी आप देखेंगे कि ये चीजें देखने को मिलती है। वेट गेन थायराइड में हार्मोन इम्बैलेंस के कारण देखने को मिलता है। थायराइड इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल LH, FSH, E2, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, AMH, एंटीमुलेरियन हार्मोन, देयर आर मेनी मोर हार्मोन्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेनोपॉजल रिलेटेड सिम्टम्स, जब मेनोपॉज का टाइम आता है तो पेशेंट्स आपको कंप्लेन करेंगे हॉट फ्लसेस आता है, जो हमें भी पराया जाता है, लाइक ऐसे स्किंग सिम्टम्स है, हाथ में लेयर जलन होता है, एक्सेसिव टॉकेटिव होता है, पेशेंट्स का मूड स्विंग करने लगता है, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है उस टाइम में पेशेंट्स। तो मेनोपॉज रिलेटेड सिम्टम्स भी जो एलिवेट करता है, उसके पीछे का रीजन है कि उस टाइम में महिला का जो वो समय रहता है मेनोपॉजल टाइम, उस टाइम में उसके हार्मोन के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आता है, जो यूट्रस है वो धीरे धीरे एट्रोफाई होना शुरू होता है, हार्मोन बहुत ज्यादा चेंजेस आता है, और यही रीजन है जिसके कारण महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस में ये सारी परेशानियां जो लिस्टेड है यहाँ पे वो आपको देखने को मिलती है। नाउ स्विच टू, सिर्फ महिलाएं नहीं, स्विच टू द मेल ऑल्सो। अब सवाल ये उठता है कि महिलाओं के बारे में तो हम लोगों ने समझा, अगर किसी मेल के अंदर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। फैटीग इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन मेल पर्सन, कि कमजोरी लग रहा है, सुस्ती लग रहा है, इंटरनली कमजोर लग रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स का जब आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट कराएंगे, फ्री एंड टोटल दोनों, तो आप फाइंड करेंगे 100 आउट ऑफ 70% पेशेंट्स का जो आपको ये कंप्लेन करेंगे कि मुझे इंटरनल वीकनेस रहता है, वीक फील करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फ्री एंड टोटल दोनों आपको कम मिलेगा। इसके अलावा लो कॉन्फिडेंस, लिबिडो, इरेक्टाइल वीकनेस, यानी सेक्सुअल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन या वीकनेस भी आपको देखने को मिलती है। हेयर फॉल इंक्रीज कर जाएगा, इरिटेबिलिटी, मस्कुलर वीकनेस, एंजाइटी, डायबिटीज एंड थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स। मेल और फीमेल दोनों के ही इम्बैलेंस में जो एक चीज हार्मोनल इश्यूज से सबसे पहले देखने को मिलता है वो है स्ट्रेस, इरेटिबिलिटी, मूड डिसऑर्डर्स, वेट गेन और बेली फैट का लूज होना, और इंटरनल वीकनेस और पुअर स्लीप देखना। ये एक किंग पॉइंट है जो हार्मोनल इम्बैलेंस में ये महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में देखने को मिलता है। विल स्विच टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, हार्मोनल डिरेंजमेंट को होम्योपैथिक रिपेटोरियल अप्रोच के तहत में हम लोग कैसे समझेंगे कि हम उसके इनर जो बैलेंस है, जो उसके वाइटल फोर्स है, उसको हम कैसे रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर करने के लिए जो सबसे पहले तो जो नेचुरल होलिस्टिक वे है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इन होम्योपैथी टू ट्रीट द पेशेंट। इंडिविजुअलाइजेशन हमें करना आवश्यक है।
ये पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी का एलएच कम हो तो वी विल गिव सर्टेन मेडिसिन, किसी का एफएसएच कम हो तो वी विल गिव सर्टेन मेडिसिन। बिकॉज जो इंटरनल डिरेंजमेंट होता है बॉडी के अंदर में, उसके बहुत सारे पेशेंट ऐसा होंगे जो आपके पास इनफर्टिलिटी के आएंगे, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जो जेलस फील करेंगे कि भाई उसके फलाने को बच्चा हो गया है, मेरा भी उसी टाइम में शादी हुआ था, मेरा अभी तक नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा लोग रोएंगे। बहुत ज्यादा ऐसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आएंगे कि सर कुछ कर दीजिए, मुझे दवा दे दीजिए, अगर हम ठीक नहीं हुए तो हमको सब बांझ बोलता है, अब हम फांसी लगा लेंगे। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटल इमोशन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट क्या फील कर रहा है। एंड होम्योपैथिक इज टोटली बेस्ड अपॉन इंडिविजुअलाइजेशन। आपको प्रॉपर केस टेकिंग लेना होगा पेशेंट का, उसका मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड्स ओवर हियर। तो इंडिविजुअलाइज हम करेंगे। इसके बाद रूट कॉज अप्रोच हम जरूर समझेंगे उसका। रूट कॉज अप्रोच का मतलब, जैसे हम लोग अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि कोई पेशेंट का अगर कोई हार्मोनल इंबैलेंस के कारण में कोई परेशानी हो रही है और आपने दवाई दिया, वो पेशेंट ठीक भी हो गया, बट आपको वो पेशेंट बता रहा है कि सर मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे ऑफिस जाता हूँ नहा के, लंच करके, और रात को 8 बजे आता हूँ खाना डिनर करके और वापस से सो जाता हूँ। तो दैट इज द रूट कॉज। उस रूट कॉज को आपको एजुकेट करना पड़ेगा पेशेंट को। यू विल हैव टू एलिमिनेट दिस, जो उसका इंटरनल कॉज बिहाइंड द हार्मोनल डिरेंजमेंट, जो कारण है हार्मोनल डिरेंजमेंट का, उसको हम जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे, उसको हम हटाएंगे नहीं जब तक, या फिर जब तक अपना पेशेंट लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगा, तब तक हम उसे पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाएंगे। होलिस्टिक हीलिंग मींस माइंड, बॉडी एंड इमोशंस इन हार्मोनी। नाउ फ्रॉम हार्मोन वैल्यू टू रिपेटोरियल टोटलिटी, इसके ऊपर में हम लोग कैसे आएंगे कि पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो भी अगर आपको टेस्ट करवाना है कोई पेशेंट का, तो यू कैन गो फॉर अंडरगो फॉर पैथोलॉजिकल टेस्ट। इसके बाद आपको करेक्टरिस्टिक्स, उसका एक्सप्रेशन नोट करना है कि पेशेंट का जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो क्या है। इसके अलावा जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स नोट करेंगे तो फिर हमें उसे रिपेटोरियल लैंग्वेज में, यानी कि रूब्रिक के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिपेटराइज करने के बाद द फाइनल कोट इज मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका से हमें उसको प्रॉपरली समझ करके देखना होगा कि किस तरीके से उस पेशेंट का कौन सी मेडिसिन है जो कि बेस्ट सूटेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फॉलोअप है वो तो हम लोग आगे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सिम्टम्स हार्मोनल अरेंजमेंट का किस कारण से और कैसे कैसे कहां कहां उसका रूब्रिक्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, फर्स्ट वन इज कॉजेशन, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हार्मोनल इंबैलेंस। आइदर इट इज ग्रीफ, क्या उसे कोई तकलीफ थी, कोई स्ट्रेस था, कोई चाइल्ड बर्थ के टाइम में हुआ था, कोई सप्रेशन था, सप्रेशन इन द फॉर एग्जांपल मेंटल, फिजिकल या स्किन सप्रेशन, किसी भी तरह का कोई सप्रेशन हो, वील हैव टू नोट दैट। मेनोपॉजल स्टेट में है क्या पेशेंट, या फिर इसके अंदर में नोटेड नहीं है, बट क्या पेशेंट मेनार्क के स्टेज में है, क्या अभी उसने मेंस गेन किया है, तुरंत उसको मेंस हुआ है, या एडोलेसेंट स्टेज में है। तो कॉजेशन वी विल हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिरेंजमेंट ऑफ द हार्मोन। हार्मोन क्यों डिरेंज हुआ है, उसका कॉज क्या है। कॉज फैक्टर एलिमिनेट करेंगे तभी सिम्टम्स प्रॉपरली उसको हम लोग ट्रीट आउट कर सकेंगे। सेकेंड वन इज मेंटल जनरल सिम्टम्स। हार्मोनल इम्बैलेंस के बाद पेशेंट कैसा फील कर रहा है, either he is irritable, either he is weeping, either he is too much anxious, too much fear और withdrawal symptoms। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम में इनफर्टिलिटी का एक एग्जांपल बताया था। दूसरा कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए पीसीओएस या पीसीओडी, किसी भी तरह का पेशेंट को। एक पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब हमको देखिए ओवरीज में सिस्ट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हमको कैंसर हो जाएगा। एक आके बोलता है एक पेशेंट आपके पास आके रोता है कि डॉक्टर साहब हमको पेट में क्या हो गया, हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। एक पेशेंट वो डाउटफुल रिकवरी होप है, वीपिंग व्हाइल टेलिंग हर सिम्टम्स टू यू। तो वी विल हैव टू पिक आउट द एग्जैक्ट, वन सेकेंड, we will have to pick out the exact mental general symptom of the patient, कि क्या पेशेंट बोल क्या रहा है। अगर वहां पे मिस करते हैं तो फिर हमारा टोटल रिपेटराइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ पैथोलॉजिकल बेसिस पर, सिर्फ हार्मोन के टीएसएच बढ़ा हुआ है, एफएसएच बढ़ा हुआ है, एलएच बढ़ा है, थायराइड बढ़ा है, इसके बेसिस पर आप किसी भी हालत में
मेडिसिन को फाइंड आउट करके पेशेंट को हॉलिस्टिकली क्योर नहीं कर सकते हैं. विल हैव टू टेक ऑल द पैरामीटर्स अपार्ट फ्रॉम दैट. मेंटल जनरल के अलावा फिजिकल जनरल, थर्मल स्टेट क्या है पेशेंट का, एपेटाइट कैसा है पेशेंट का, थर्स्ट कैसा है पेशेंट का, व्हाट अबाउट हिज स्लीप, व्हाट अबाउट हिज एनर्जी, यानी कि बड़ी एनर्जी क्या है, फैटिग है, बहुत एनर्जेटिक है, लेथर्जिक है, ड्रॉजीनेस है, डिजीनेस है, डलनेस है, व्हाट. तो उसका उस टाइम में फिजिकल स्टेट क्या है, ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. उसके अलावा मोडेलिटीज, व्हेन डज दिस सिम्टम्स एग्रावेट एंड व्हाट डज दिस सिम्टम्स एम्यूरेट, कब इनकी परेशानियां, पेशेंट की परेशानियां कब बढ़ती है और किस स्तर पे आके, यानी कि किस समय आके या किस क्या करने से उस पेशेंट को आराम मिलता है. किसी को कंसोलेशन एम्यूरेट होगा, किसी को कंसोलेशन एग्रावेट होगा, किसी को हॉट वाटर से एम्यूरेशन होगा, किसी को एग्रावेशन होगा. कोई पेशेंट है जिसको पीरियड्स पेन होता है, हार्मोनल अरेंजमेंट है, वो बोलती है मैं हॉट वाटर बैग लेती हूँ सर, आई फील रिलीव्ड आउट. बहुत सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि सर मैं तो हॉट वाटर बैग लेने से मुझे एग्रावेट कर जाता है. बहुत पेशेंट बोलेगा सर मैं एकदम रेस्ट वांट टू बी एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर फॉर, कोई शोर शराबा, कोई आवाज मैं सुनना पसंद नहीं करता हूँ, आई वांट कंप्लीट सॉलिट्यूड, कंप्लीट रेस्ट, नो साउंड एट ऑल, नो डिस्टरबेंस एट ऑल. तो ये चीजें हमें समझनी होगी कि आखिर उसकी मोडेलिटीज क्या है, मेंटल स्टेट क्या है, कॉजिशन क्या है. इसके अलावा कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इस चीज में. अगर किसी को फॉर एग्जांपल सर ये चीज पेशेंट बोलती है सर हैवी फ्लो जैसे ही मेरा बढ़ता है तो मेरा हेडेक आराम हो जाता है, या फ्लो जैसे कम होता है हेडेक मेरा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है. पेशेंट ये आके बोल सकता है सर पीरियड्स का टाइम आता है मेरा ब्रेस्ट में टेंडरनेस हैवीनेस फील होने लगता है. या फिर आपको ये आके बोलता है पेशेंट आके कि सर जैसे ही मुझे हार्मोनल अरेंजमेंट होता है, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में चेंजेस आना शुरू होता है मेरा हेयर फॉल इंक्रीज करता है. तो आपको ये देखना होगा थायराइड एसोसिएटेड विथ हेयर फॉल, मेंसेस एसोसिएटेड विथ माइग्रेन, या मेंसेस एसोसिएटेड विथ पीरियड डिस्मेनोरिया एसोसिएटेड विथ वोमिटिंग या नोजिया. तो ये कंकोमिटेंट सिम्टम जो सहगामी सिम्टम्स है वो आपको उसको देखना होगा. बहुत सारे केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि जब एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन किसी का इंक्रीज कर रहा होता है तो उसकी पेल्पिटेशन बढ़ जाती है. ये फिजियोलॉजिकली भी सही बात है कि एंटी मुलेरियन हार्मोन जैसे ही इंक्रीज करेगा बॉडी के अंदर में, ये एड्रेनलिन रस अगर होता है, एड्रेनलिन इज ए हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो एड्रेनलिन रस अगर किसी का बॉडी के अंदर में होता है तो उस कंडीशन के अंदर में उसकी पेल्पिटेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है. एड्रेनलिन अगर कम होगा बॉडी के अंदर में तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे फॉल करने लगता है. ठीक है. अब बात करते हैं कि कॉन्कोमिटेंट्स के बाद पार्टिकुलर की थायराइड में कहीं किसी को स्वेलिंग है, कहीं थायराइड इश्यूज के कारण कहीं ग्वाइटर तो नहीं हो गया है उसको, या अगर किसी को हार्मोनल इंबैलेंस है, उसका पिट्रिचियल हेमरेज अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इट इज वन ऑफ द साइन फॉर हार्मोनल इंबैलेंस. हॉट फ्लशेस, अगर किसी को हाथ बोल रहा है एकदम लहर रहा है, हम पानी में डाल के ठंडे पानी में रखते हैं, तो ये पार्टिकुलर सिम्टम्स जो मेन हार्मोनल डिरेंजमेंट का केस टेकिंग करने का तरीका होगा वो यही 6 पॉइंट होगा. कॉजेशन नोट करना होगा आपको, मेंटल जनरल आपको नोट करना होगा, फिजिकल जनरल आपको नोट करना होगा. यू विल हैव टू हंट फॉर मोडेलिटीज कि कब बढ़ता है कब घटता है, कंकोमिटेंट सिम्टम्स क्या है, और इसके अलावा पार्टिकुलर सिम्टम्स पेशेंट्स क्या आपको डिस्क्राइब करके दे रहा है. 5 मिनट, 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, बुलाएंगे. हम अब बात करते हैं रूब्रिक्स फैमिली. जो इंडोक्राइन डिसऑर्डर है, यानी कि जो हार्मोन डिसऑर्डर है, इंडोक्राइन डिसऑर्डर जो है उसमें होम्योपैथिक रूब्रिक्स कहाँ कहाँ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ आपको देखने को मिलेगा. अगर किसी के हार्मोनल डिरेंजमेंट के कारण मेंटल स्टेट पर अगर किसी को परेशानी हो रही है तो हम देख सकते हैं उसको फियर, उसका ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, लव, एंगर, फ्राइट, मॉर्टिफिकेशन और ह्यूमिलिएशन, मेंटल एक्सर्शन और ओवरवर्क. मैं 10 सेकंड में एक केस हिस्ट्री आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ वर्बली ही सही. एक पेशेंट था, वो बैंक मैनेजर था और बहुत ही रुतबे वाला आदमी था. उसका बड़ा बड़ा थोड़ा सा हेयर था यहाँ तक. तो किसी रिक्शे वाले ने उसको, वो किसी दिन ड्रिंक करके रखा हुआ था और किसी रिक्शे वाले ने उसको ड्रिंक के कारण में एक थप्पड़ लगा दिया, और उसके मोहल्ले के अंदर में उस दिन के बाद से उस पेशेंट ने वीआरएस ले लिया अपने बैंक से. उसने नौकरी छोड़ दी, वो घर में जाके सीडेंटरी लाइफ रहने लगा, रूम में बंद करके अपने आप को रहने लगा.
उसके जो गार्जियंस थे, उसके जो लड़के थे, उन्होंने उसको बहुत सारे साइकेट्रिस्ट से दिखाया, बट कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जब मेरे पास में ये केस आया था तो मैंने उसको देखा था एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, यानी कि उसको एसेम्ड फीलिंग होने लगा, यानी कि उसको लगा कि मेरी इज्जत खराब हो गया, एक रिक्शा वाला हमको थप्पड़ मार दिया, मेरा जीवन बेकार है। वी हैव प्रिस्क्राइब्ड स्टेफिसगेरिया एंड थैंक्स टू हैनीमैन मिरेकुलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर में। जब रिपेटराइज करके आपका मेडिसिन सटीक बैठता है तो इट एक्ट्स लाइक डायनामाइट ऑन द पेशेंट। आप दवा दीजिएगा और पेशेंट आउटब्रस्ट होकर आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब कमाल दवा दिया आपने। बट उसके लिए विल हैव टू टेक टोटल केस टेकिंग, पूरे तरीके से टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेना पड़ेगा। नाउ कम अपॉन द कॉजेशन, द फर्स्ट डोरवे, कहाँ कहाँ मिलेगा, हाउ वी कैन हंट द रूब्रिक फ्रॉम द रिपेटरी। फर्स्ट वन इज ग्रीफ, सेकेंड वन इज डिसअपॉइंटमेंट, लव, एंगर, फ्राइट, मॉर्टिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन, मेंटल एग्जर्शन या ओवरवर्क से ये बढ़ता है या घटता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रिगर आपको कहाँ मिलेगा? हार्मोनल अरेंजमेंट में चाइल्ड बर्थ के बाद आपको कंप्लेंट्स मिल सकता है पेशेंट को कि चाइल्ड बर्थ के बाद मेरा हेयर फॉल बढ़ गया, और हमारे पास में रूब्रिक्स भी है। हेयर फॉल एग्रावेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं उसकी, तो ये डायरेक्ट हार्मोनल चेंजेस है। वहां पे जब हमें गौर से देखेंगे तो अगर हेयर फॉल प्रेगनेंसी के टाइम में बढ़ रहा है तो रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी। और हमारे रिपेटेरियल लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है कि हेयर फॉल एग्रावेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा है कंप्लेंट्स आफ्टर एबॉर्शन और मिसकैरेज। ये एक इसके एबॉर्शन और मिसकैरेज का आपको बहुत सैडनेस मेंसेस ड्यूरिंग, जब आप देखेंगे एक रूब्रिक आपको मेंटल स्टेट पे मिलेगा, सैडनेस मेंसेस बिफोर, सॉरी एंजाइटी मेंसेस बिफोर। उस रुब्रिक का मतलब यह है अगर कोई पेशेंट ऐसी है जो कि पूरे महीने ये इंतजार कर रही है कि मैं इस महीने कंसीव कर जाऊंगी, और उस महीने भी उसको ब्लीडिंग आता है, ब्लीडिंग होना शुरू होता है, तो शी स्टार्ट्स टू वीप। तो वीपिंग मेंसेस ड्यूरिंग का वो मतलब है, वहां पे रूब्रिक हम लोग सेटल्ड आउट करते हैं। सैडनेस मेंसेस ड्यूरिंग का ये मतलब है आगे पेशेंट बोलता है कि सर एकदम खुश रहते हैं, जैसे ही पेट में दर्द हुआ, पीरियड है, एकदम उदास हो जाते हैं कि अब फिर ये महीना भी चला गया, इस बार भी मैं कंसीव नहीं कर पाई, प्रेगनेंसी मेरा इस बार भी नहीं हो पाया। तो हमारा रिपेटरी सुपर फाइन रिपेटरी है, बहुत ही प्रॉपरली उसको रिफाइन करके लिखा गया है रिपेटरी में। सेकंड जो हमारा टॉपिक है कंप्लेन ड्यूरिंग मेनोपॉज। मेनोपॉज में हाँ हॉट फ्लसेस, हेयर फॉल, मूड चेंजेस, मूड स्विंग, बहुत सारी चीजें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस टाइम में मिल जाएगी। मेंसेस डिलेड आफ्टर इमोशनल स्ट्रेस, ये भी आपको देखने को मिलेगा रिपर्टरी में कि अगर किसी को इमोशनल स्ट्रेस हो गया है, किसी की अगर फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी की घर में कोई इंसिडेंस हो गया, उसके बाद से उसका पीरियड्स बिगड़ गया, या फिर किसी का कोई नौकरी छूट गया, एकदम नॉर्मल एग्जांपल ये कॉर्पोरेट लाइफ का दे रहा हूँ क्योंकि हमारे डॉक्टर इसको कम कोरिलेट कर पाएंगे। हमारे पास में नौकरी का कोई बहुत ज्यादा है, बट जो कॉर्पोरेट में वर्क करती है महिलाएं, अगर उसको रेजिग्नेशन टाइम दिया जाता है कि भैया 30 दिन का नोटिस पीरियड तुम सर्व कर रही हो, 30 दिन के बाद तुमको हटा दिया जाएगा, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि उस टाइम में वो महिला कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और इम्बैलेंस से गुजरती है, और जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस उत्पन्न होती है उसके बॉडी में। और अगर हम लोग एट द मेन कॉज, कॉज उसका समझ में आएगा कि कॉज इज मॉर्टिफिकेशन, कॉज इज उसका इमोशनल स्ट्रेस, तो वी कैन वर्क ऑन दैट वेरी पॉइंट, वहां पे उसके मेन सेंटर पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, जिससे पेशेंट्स जो है वो जल्दी रिकवर करेगा, फास्ट रिकवर करेगा और एक्यूरेट रिकवर करेगा। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन में कॉजेशन तो हमें रखना ही चाहिए। बाकी मेटेरिया मेडिका हमारा लास्ट और फाइनल कोट है किसी भी रिपेटरी का, तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम जो भी सिम्टम्स फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअलाइज करते हैं, रिपेटराइज करते हैं, बट द फाइनल कोट इज मटेरिया मेडिका, विल हैव टू सी आवर मटेरिया मेडिका ऑल्सो कि भाई ये पेशेंट को सबसे बेस्ट क्या दे सकते हैं। ठीक है। नाउ मेंटल जनरल इन हार्मोनल केसेस, अब सवाल ये उठता है कि अगर हार्मोनल अरेंजमेंट होता है, किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती है किसी को, तो मेंटल जनरल सिम्टम्स में क्या क्या समझ में आएगा? एंजाइटी, इरिटेबिलिटी,
सैडनेस, वीपिंग, मूड चेंज और इंडिफरेंस। एकदम चुपचाप बैठ जाएगा, किसी को टोकेगा चालेगा नहीं, किसी से कोई बात नहीं करेगा। ये इंडिफरेंस जो हार्मोनल इश्यूज के कारण में इंडिफरेंस जो होता है, ये बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलता है कि भाई जैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, किसी भी इमोशनल स्ट्रेस के कारण हुआ, वो किसी से भी बात करना छोड़ दिया, एकदम सॉलिट्यूड चला गया, साइड में हो गया, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, या फिर अपने बीमारी को लेकर भी एकदम कोई ध्यान नहीं दे रहा कि दूर, मर जाएंगे मर जाएंगे, हो रहा है, बीमारी हो रहा है, अब नहीं इलाज कराने का मन हो रहा है, अब एकदम मानसिक तौर पे खराब हो गया। ये बोलेगा आकर कि भगवान इससे अच्छा हमको ले जाइए, डेथ डिजायर एंग्विश फ्रॉम, इस तकलीफ से मुझे आप निकाल दीजिए, इससे अच्छा हम मर जाते। हमारे यहाँ मेंटल सिम्टम्स में रूब्रिक है, दैट इज डेथ डिजायर एंग्विश फ्रॉम। नाउ इमोशनल रूब्रिक्स के अलावा रिलेशनल रूब्रिक्स क्या क्या आएगा? कंपनी एवर्सन टू, जैसे ही इमोशनल डिस्टरबेंस होगा उसको, तो वो एकदम नहीं भाई, हमको किसी से मदद नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, हमको अकेलापन चाहिए। कंपनी एवर्सन टू, कंसोलेशन एग्रावेट, कंसोलेशन एम्बुलेट, कोई अगर सांत्वना देगा तो अगर उसको अच्छा लग रहा है, दैट इज पल्सेटला का सिम्टम्स जो है कंसोलेशन एम्बुलेट है। नेट्रोम्यूर ठीक विपरीत है उसका, भाई कोई समझाने लगा कि नहीं नहीं आपको कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, अरे भाई तुम समझते हो मुझे तकलीफ हो रही है, तो दैट इज कंसोलेशन एग्रावेट। सेंसिटिव टू कॉन्ट्राडिक्शन, कोई बोलेगा कि कोई बात नहीं है, ये नौकरी छूट गया है तो अब तुम ये स्विच कर लो, या ये परेशानी हो गई है तो ये स्विच कर लो, वो कंट्राडिक्शन इज नॉट टॉलरेबल टू द पेशेंट। ये रूब्रिक्स हम वहां पे सर्च कर सकते हैं। क्या है? एंगर, किसी का सप्रेस्ड हो गया है, क्या वो जो चीजें वो बोलना चाहता था या जो चीजें उसको बोलनी थी वो प्रॉपरली वो पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, सप्रेस्ड हो गया है, वो देखना है। इसके बाद हार्मोनल पैटर्न के ऊपर में हम उस पेशेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या आपका पीरियड्स से पहले आपको मेंटली इश्यूज कोई आता है, इरिटेबिलिटी आता है, कोई एंग्विश होता है, कोई पेन होता है, एंगर होता है? ये चीजें आप क्वेश्चंस पेशेंट से जानकारी, वैसे इन होम्योपैथी वी शुड मस्ट नॉट आस्क फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस टू द पेशेंट व्हाइल टेकिंग द केस, बट यहाँ पे आप कोशिश करिए कि उससे ये पूछिए कि पीरियड्स के टाइम में कोई परेशानी होती है, डू यू फील एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग और बिफोर और आफ्टर द पीरियड्स, तो आपको बताएगी कि सर मैं एकदम चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, उस टाइम मेरा कोई काम करने का इच्छा नहीं होता है, कोई टोके हमको एकदम बर्दाश्त नहीं हो पाता है, कोई शोर सवारा शराबा हमको पसंद नहीं आ पाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डज एंजाइटी कम्स विथ पैल्पिटेशन और फ्लसेस, क्या जब आपको हॉट फ्लसेस निकलता है मेनोपॉजल सिंड्रोम में, उस टाइम में आपको घबराहट भी होती है, क्या पैल्पिटेशन भी आपको होता है? तो दीज आर सम कॉमन क्वेश्चंस विच यू कैन आस्क, और विच यू आप, या फिर आप कोशिश करिए कि पेशेंट आपको ये चीजें बता दें। इरिटेबिलिटी आफ्टर थायराइड या मेटाबॉलिक कोई चेंजेस हो रहा है, या कोई अपने एडोलेसेंट एज में टच कर रहा है, किसी को मेनार्क है उस टाइम में अगर इरिटेबिलिटी हो रहा है, वो भी हार्मोनल पैटर्न का एक क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं पेशेंट से। इसके अलावा हार्मोनल पैटर्न में बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि पेशेंट जो है वो या तो आइसोलेशन डिमांड करता है कि भाई हमको अकेला छोड़ दो, हम अभी एकदम तकलीफ में हैं, हम एकदम किसी से बात नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें जो भी पेशेंट आपको बोलता है, वो हमारे रूब्रिक्स, हमारे रिपोर्टरी में क्लियरली मेंशन्ड है, लिखा हुआ है। द थिंग इज ओनली यू विल हैव टू टेक द केस हिस्ट्री, एनालाइज विथ आवर रिपोर्टरी, finalize it with the materia medica, and see the magic of homeopathy then. Now we are switching to the next slide. इससे पहले हम लोगों ने मेंटल स्टेट के ऊपर में बात किया, अब बात करते हैं फिजिकल जनरल। इंडोक्राइन अगर किसी को चेंजेस आता है, किसी को हार्मोनल अगर इम्बैलेंस बॉडी के अंदर में होता है, तो क्या क्या फिजिकल सिम्टम, फिजिकल जनरल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, या क्या क्या चीज आपको नोट आउट करना चाहिए हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट के ऊपर? चिली पेशेंट है या हॉट पेशेंट है, हीट इंटॉलरेबल है कि नहीं, थर्मल स्टेट उसका समझना होगा कि उस पेशेंट का थर्मल स्टेट क्या है। इसके अलावा थर्मल स्टेट में चिली है, हॉट है, कोल्ड एब्रावेट है, ओपन एयर एम्लुरेशन है, क्या चीज है, दैट विल हैव टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म, कि आइदर हिज टेंडेंसी इज टू ओवरवेट, क्या वो बोलता है कि सर थोड़ा सा भी अगर हम मिस लीड करेंगे, थोड़ा सा खाना पीना खाते हैं या मेटाबॉलिक चेंजेस आता है बॉडी में, तो बॉडी वेट बहुत ज्यादा भाग जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ये समझना है। इमेशिएशन होता है, क्या बॉडी सूखता चला जा रहा है, वीकनेस होता है, कमजोरी होती है, या फिर एक्सर्शन से एग्रावेट होता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, फिजिकल एक्सर्शन से बीमारी बढ़ जाती है।
फिजिकल जनरल में जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है एपेटाइट एंड थर्स्ट, कि आप उसका एपेटाइट, उसका थर्स्ट, उसका डिजायर, स्वीट, सॉल्टी, कोई एवर्सन है किसी फूड से, या फिर किसी फूड से उसको कोई परेशानी बढ़ जाती है, हार्मोनल चेंजेस आ जाता है, पफिनेस, स्वेलिंग आ जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स आपको बोलेंगे ऑयस्टर से, एग से, मीट से, डेयरी प्रोडक्ट से आपको मुझे परेशानी होती है। तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन आवर जनरल चैप्टर ऑफ सिंथेसिस रिपेटरी में कि एग्रावेशन फ्रॉम फूड, ईस्टर से, या केक से, या पेस्ट्री से, एग्रावेशन, एम्बुरेशन, कोल्ड फूड, तो ये वहां पे आपको मिल जाएगा। कहने का ये मतलब है, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए नहीं, बट जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अभी होम्योपैथिक बीएचएमएस कर रहे हैं, उन्हें ये प्रॉपरली समझना पड़ेगा। देर इज नो शॉर्टकट इन होम्योपैथी टू रीच टू ए पर्टिकुलर सिंगुलर मेडिसिन, to reach to minimum. You will have to hunt the rubric, you will have to take the total symptoms of the patient, you will have to analyze the case, then you will have to repertorize, और after that आपको मेटेरिया मेडिका से कंसल्ट करना पड़ेगा। लास्ट जो मेंटल फिजिकल जनरल में आप पूछ सकते हैं वो है स्लीप एंड पर्सपायरेशन, कि आपको पर्सपायरेशन कैसा है, बहुत ज्यादा उसका स्मेल कैसा है, जो आप, हाँ, जो आपका यूरिन है उसका ऑर्डर कैसा है, आपका नींद कैसा है, स्लीपलेसनेस है, स्लीपीनेस है, या बोलता है सर मैं पूरा रात रात भर एकदम आंख टक टक करके देखता रह जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। तो वो भी हार्मोनल डिरेंजमेंट, मेलाटोनिन हार्मोनल डिरेंजमेंट के कारण हो रहा है, उसको भी हम लोग जज करेंगे। 10 मिनट। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मोडेलिटीज, यानी कि परेशानियां बढ़ती और घटती कब है। जो भी हार्मोनल डिरेंजमेंट के कारण में परेशानियां शुरू हुई है, व्हेन डज इट एग्रावेट, बढ़ता कब है, टाइमिंग कब है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। वैसे तो ये हार्मोनल चैप्टर है, बट अगर ये माइंड स्टेट होता तो फिर मॉर्निंग और इवनिंग, नाइट का पीरियोडिसिटी का मतलब में थोड़ा चेंजेस आ जाता है। सेकेंड वन है मेस्टुरल रिलेशनशिप। मेस्टुरल रिलेशनशिप में ये देखना होगा कि बिफोर द पीरियड्स क्या उसको, आपको कोई दिक्कत होती है, ड्यूरिंग द पीरियड्स कोई परेशानी होती है, ओव्यूलेशन टाइम में कोई दिक्कत होता है, या फिर मेनोपॉज के टाइम में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी देखने को मिलती है। द थर्ड वन इज टेम्परेचर, क्या कोल्ड से, हीट वेव से, वार्म रूम से, क्लोज्ड स्पेस से, बाथिंग से वो बढ़ता है या घटता है। ये मॉडलिटीज में जो टेम्परेचर है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सम पेशेंट्स विल टेल यू कि सर मुझे तो एकदम इतना शरीर में लहर जलन होता है कि हम हमेशा दिन में 5 बार ठंडे पानी से जाकर के अपने बात करते हैं, अपने आप को पानी डालते हैं ऊपर में। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि सर मुझे इतना ठंड लगता है कि हम एकदम हाथ में दस्ताना पहन के रहते हैं। तो दैट थर्मल जो उसका रिलेशनशिप है बॉडी का, मोडलिटीज प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन इलिमिनेटिंग योर सिम्टम्स। जब आप मेडिसिन, मटेरिया मेडिका में हंट करने लगेंगे, उस टाइम में मोडलिटीज आपको बहुत हेल्प करेगा कि कौन सा मेडिसिन आपके लिए, कौन सा जो दवा आपने खोजा है वो सिमिलिमम है। इसके अलावा एक्टिविटी, यानी कि मोशन, रेस्ट, एक्सर्शन, स्टैंडिंग, लाइंग, किस तरह से परेशानी हो रहा है। फर्स्ट मोशन एग्रावेट है, बहुत ज्यादा काम करने पे बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस हो जाता है, या बैठे रहने पे परेशानी होती है, चलते रहते हैं तो आराम रहता है, तो दिस यू विल हैव टू टेक। अपार्ट फ्रॉम दैट, फूड रिलेशन, क्या खाना खाने के बाद आपको परेशानी बढ़ती है, खाना खाने के पहले बनती है, क्या कोई पर्टिकुलर फूड है, स्वीट, सॉवर, सॉल्टी, स्पाइसी, कोई भी ऐसा फूड है जिसको खाने से आपकी परेशानियां बढ़ती या फिर घटती हैं। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस, जो कि हम लोगों ने पहले भी मोडेलिटीज में पहले भी डिस्कस किया है मेंटल जनरल सिम्टम्स में, कि इमोशनल स्ट्रेस मोडेलिटीज कब इसको बढ़ जाता है। क्या कोई अगर कुछ बोल देता है कि भाई तुम हमारे लिए, तुमको कोई बीमारी नहीं है, तुम खाली ढोंग कर रहा है, उससे उसको बहुत ज्यादा इमोशनल आउटब्रेक हो जाता है कि मैं इतना परेशान हूँ, मुझे देख नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमें वहां पे समझनी होगी कि इमोशनल स्ट्रेस का मोडेलिटीज क्या है, किस कंडीशंस में उसको परेशानियां बढ़ती हैं या किस कंडीशंस में उसको परेशानियां घटती है। नाउ, concomitant symptoms in the differentiating layers। अब जो मेडिसिन है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए तो यहाँ पे देखेंगे। देखिए यूजफुल कॉन्कोमिटेंट पैटर्न क्या है, अगर किसी को मेंसेस है और वो इरेगुलर है, उसके साथ में माइग्रेन भी है, तो वो मेजर सिम्टम्स है कि मेंस, इरेगुलर मेंसेस,
अल्टरनेटिंग विथ माइग्रेन पेन, या मोर द फ्लो लेस द पेन, जितना ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है उतना ही कम पेन हो रहा है, पेन उतना ज्यादा रिड्यूस कर रहा है। तो ये कंकोमिटेंट सिम्टम्स है कि पीरियड्स आया, ब्रेस्ट में हेवीनेस होना शुरू हो गया, चेस्ट में हेवीनेस होना शुरू हो गया, तो ये कंकोमिटेंट, प्रेगनेंसी है उसके साथ में हेयर फॉल इंक्रीज कर गया, दीज आर कंकोमिटेंट सिम्टम्स, सागामी सिम्टम्स। पीसीओएस है किसी को, उसके साथ में एक्नी हो गया है, उसके साथ में फेशियल हेयर हो गया है जिसको हम हर्सुटिज्म बोलते हैं, मेल हेयर फाउंड इन फीमेल। किसी को थायराइड डिरेंजमेंट है, उसके साथ में हम कॉन्स्टिपेशन चेक करेंगे, क्योंकि टीएसएच लेवल अगर बॉडी के अंदर में इंक्रीज करता है तो दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। एक तो मूड रिपल्सिव बहुत ज्यादा होगा, दूसरा जो गट सिस्टम है वो थायराइड बिगाड़ देता है। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को आम है, कॉन्स्टिपेशन और हेयर फॉल पेशेंट्स को। इसके अलावा पफिनेस, स्वेलिंग ऑफ फेस है, किसी को थायराइड डिरेंजमेंट के कारण में जो वॉइस है वो हस्की हो गया है, या वॉइस में कोई चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग वहां पे ये भी मेंटेन लिख सकते हैं कंकोमिटेंट्स में। मेनोपॉज अगर आप किसी का हिस्ट्री नोट कर रहे हैं तो उसको ये पूछिए मेनोपोजल सिम्टम्स के टाइम में इज देयर एनी एंजाइटी, यानी पैल्पिटेशन, घबराहट होने लगता है, आपको धड़कन बढ़ जाती है। डायबिटीज अगर है उसके साथ में किसी को बर्निंग फीट है, थर्स्ट अगर लेस है, बहुत ज्यादा है, प्रोफ्यूज है, लॉस्ट है, वो आपको लिखना है। किसी का सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उसकी कमी है बॉडी के अंदर में, लिबिडो है, और उसके कारण क्या हो रहा है, मेंटल स्टेट पे उसको डिप्रेशन हो रहा है कि देर इज समथिंग वीक इन माई बॉडी, कुछ हमारे अंदर कमजोरी है। पेशेंट्स आकर आपको क्लियर कट ये बोलेंगे कि सर मेरे अंदर में कुछ कमजोरी है, मैं प्रॉपरली फिजिकली फिट नहीं हूँ, मुझे बच्चा होगा कि नहीं होगा। शादी से पहले बहुत सारे पेशेंट्स आकर के ये कंसिडर करते हैं या बात करते हैं, उसके कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रह रहा हूँ, फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर में। और देखिए हर एक पैथोलॉजी को रिपेटराइज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम है तो टेस्टोस्टेरोन को हम रिपेटराइज नहीं कर सकते। ठीक है, जेनेटिक्स लेबोरेटरी फाइंडिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लो, ये ठीक है, एक हम पर्टिकुलर एक सिम्टम्स उठा करके ले लिए, मगर उसके बाद हमें देखना होगा कि वो फियर ऑफ मैरिज, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सेल्फ इज लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको हो रहा है बहुत ज्यादा, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको हो रहा है, फियर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ लूजिंग है उसको, तो डिप्रेशन स्टेज है उसका बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो गया आदमी, एकदम हाँ ना में जवाब दे रहा है, कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, जिससे बात नहीं करना चाह रहा है, तो वी विल हैव टू हंट द सिम्टम। सिर्फ हार्मोन हार्मोन imbalance अगर होगा तो it will generate the sign and symptoms on the body, and homeopathic is based upon sign and symptoms, repertory is based upon sign and symptoms। हार्मोन कोई भी डिरेंज हो, चाहे वो एलएच हो, एफएसएच हो, ईटी हो, प्रोजेस्टेरोन हो, कोई भी हार्मोन डिरेंज हो, व्हाट वी विल टेक, वी विल गो अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक रूल, होम्योपैथिक मैनर। कि होम्योपैथिक मैनर क्या है इसमें, उसका कॉजेशन ढूंढेंगे हम, क्या हो रहा है, मेंटल जनरल सिम्टम्स जोड़ेंगे, फिजिकल जनरल सिम्टम्स जोड़ेंगे, मॉडलिटीज उसका ढूंढेंगे, फिर उसकी कॉन्कमिटेंट सिम्टम्स ढूंढेंगे, और इसके बाद फिर हम आगे जा करके उसका सटीक मेडिसिन निकाल सकते हैं। रिपेटरी एनालिसिस करने के लिए मैंने कुछ रूब्रिक्स और शॉर्ट निकाला था जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, ऑल्दो द टाइम इज टू शॉर्ट, बट इसके बावजूद भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, जैसे किसी का थायराइड डिरेंजमेंट है तो रिपेटरी में क्या क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ रिपोर्टरी में हम उसको खोज सकते हैं। थायराइड में नेक रूब्रिक में अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल आपको थ्रॉट में, नेक में ग्वाइटर का रूब्रिक मिल जाएगा, वो आपको चेक करना है कि आपको उसको ग्वाइटर है या नहीं है। इसके अलावा जो नेक में स्वेलिंग है उसमें थायराइड ग्लैंड का, उसमें वो आपको दिखने को मिलेगा, एक्सटर्नल थायराइड में इनाज में मिलेगा। हाइपोथायराइड के पैटर्न में आपको, जेनेटिक्स में आपको ओबेसिटी मिल जाएगा, कोल्ड एग्रावेट मिल जाएगा, वीकनेस एंड स्लगनेस में मिल जाएगा, कॉन्स्टिपेशन मिल जाएगा, हेयर फॉल मिल जाएगा, और ड्राई स्किन आपको मिलेगा। तो ये सारा एक सेट ऑफ रूब्रिक्स है, वी कैन हैव ए टन्स ऑफ रूब्रिक्स। तो सारे चीजों को यहाँ पे डिस्कस करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो जो मेन चीजें थी वो मैंने यहाँ पे निकाला है। जैसे हाइपर थायराइड पैटर्न रूब्रिक क्या क्या मिल जाएगा,
आप हाइपरथायरॉयड अगर कोई पेशेंट है उसको पैल्पिटेशन नोट कर सकते हैं आप। अगर जेनरलिटीज में हीट एग्रावेट नोट कर सकते हैं, ट्रेम्बलिंग अगर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, माइंड में एंजाइटी फाइंड कर सकते हैं, जेनरलिटीज में इमेशिएशन फाइंड कर सकते हैं आप। स्लीपलेसनेस हाइपरथायरॉयड का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, स्लीपलेसनेस पेशेंट्स को हो जाता है। ये थायराइड अरेंजमेंट का कोई भी पेशेंट आता है तो आपको यहाँ यहाँ रूब्रिक्स हंट आउट करना है कि भाई जेलरिटीज में ये मिल सकता है, ओबेसिटी है, थायराइड रिलेशन विथ ओबेसिटी। तो वहां पे रूब्रिक्स आपको फाइंड आउट करके सिमिलिमम पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। सी अगर किसी को पीसीओएस है तो रूब्रिक की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कहाँ रूब्रिक हम खोजेंगे, या फिर क्या क्या चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हम वहां पे उसको जाके आसानी से सर्च कर लें। मेंसेस में सबसे पहले जेनिटल्स में देखेंगे कि मेंसेस लेट है, एब्सेंट है, इरेगुलर है, स्कैंटी है, ओवेरियन सिस्ट है, या स्टरलिटी है। ये रिप्रोडक्टिव रूब्रिक में आपको मिल जाएगा। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में, फीमेल जेनाइटल में आपको ये रूब्रिक्स मिल जाएगा। मेटाबॉलिज्म, अगर किसी को पीसीओएस है तो उसका मेटाबॉलिक और स्किन रूब्रिक कहाँ कहाँ होगा। जेनेटिक्स में ओबेसिटी हम यूज कर सकते हैं, फेस इरप्शन एक्नी हम यूज कर सकते हैं, फेस हेयर ग्रोथ ऑफ हेयर्स यूज कर सकते हैं जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं, या मैनिस ओमेन इन ओवेरियन सिस्ट विथ जो रूब्रिक है, डायरेक्ट रूब्रिक है वो। मैं आपको एक दो और रूब्रिक्स बता सकता हूँ यहाँ पर। ऑर्गन पिट्यूटरी ग्लैंड, ओबेसिटी, मैनिस, सैडनेस। हाँ, जनरलिटीज ओबेसिटी इंडोक्राइन, इंडोक्राइन में ओबेसिटी में आप देखेंगे तो यहाँ पे सीमिसी फ्यूगा मेडिसिन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मेडिसिन, एंड वन सेकेंड, हाइपोथैलेमस इज द मेडिसिन। तो ये हम लोग खोज सकते हैं मेडिकल। अगर मेंसेस इरेगुलर है किसी का हर्सुटिज्म में तो क्या क्या उसमें मेडिसिन है, वो वहां पे हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सर्च करते हैं। तो मेटाबॉलिक स्किन रूब्रिक्स ये हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स लेयर्स क्या क्या है पेशेंट्स का, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है पेशेंट का वो क्या क्या हो सकता है। एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस के कारण किसी को हो रहा है, मॉडिफिकेशन के कारण हो रहा है किसी को। एलिमेंट बिफोर मेंसेस, मूड चेंजेबल बिफोर मेंसेस, स्लीप अनफ्रेशनेस, क्रेविंग एंड एवर्सन, कॉन्कोमिटेंट माइग्रेन और पेल्विक पेन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेयर्स है जो पीसीओएस में आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं मेनोपॉजल रूब्रिक्स बियॉन्ड हॉट फ्लशेस। सिर्फ हॉट फ्लशेस नहीं, अगर किसी को मेनोपॉज आता है तो हम लोग पहला चीज जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि देयर इज हॉट फ्लशेस इन द स्किन एंड बॉडी, यानी हाथ पैर में लहर लहर जलन देखने को मिलता है। डायरेक्ट रूब्रिक में आप फीमेल जेनाइटल में मेनोपॉज कंप्लेंट्स ड्यूरिंग देख सकते हैं, जेनिटल्स में फ्लशेस ऑफ हीट, प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन, वेजाइना में ड्राइनेस वगैरह ये सब चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा पल्पिटेशन, स्लिपनेसनेस, हीट एग्रावेस, फ्लशेस, नाइट पर्सपायरेशन। मेंटल स्टेट में आप एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, वीपिंग, मूड चेंजेबल, फियर विथ पैल्पिटेशन, एवर्सन टू द कंपनी और डिजायर फॉर द कंपनी, बोथ यू कैन टेक ओवर देयर। कोई पेशेंट ऐसा होगा जो एकदम नहीं चाहता, ही वांट सॉलिट्यूड, ही डोंट वांट टू गेट इंटरवेंट, ही डोंट वांट टू गेट टॉक टू ही। और कोई आदमी कंपनी चाहता है कि भाई मुझसे बात करे, कोई मुझसे शेयर करे, कंसोलेशन उसको अम्लुरेट रहता है, बहुत आदमी को एग्रेवेट रहता है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि देर इज वन हार्मोन, फॉर एग्जाम्पल देर इज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक सिंगल हार्मोन डिफरेंट सेट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है डिफरेंट इंडिविजुअल पे। कोई आदमी एक्सेसिव इरिटेबल हो जाएगा, कोई आदमी स्लगिश हो जाएगा, कोई आदमी फियरफुल होगा, कोई आदमी वीपिंग हो जाएगा, कोई आदमी को एक्सेसिव हेयर लॉस होने लगेगा, किसी को बहुत ज्यादा फेशियल हेयर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सो वी डोंट हैव एनी सिंगल मेडिसिन फॉर ए हार्मोनल अरेंजमेंट। हमें कंप्लीट केस हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा। अब दीपमाला मैम आ गई हैं, थोड़ी देर में बोलेंगे कि सर 5 मिनट हो कि में खत्म करना है, और स्लाइड्स अभी बहुत बची हुई है। तो लेट्स फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी अब आ रहे हैं। बताइए ना, विल डिस्कस द क्वेश्चंस फर्स्ट, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे क्योंकि बहुत सारा स्लाइड है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा पूरा का। हाँ तो फिर आप हाँ क्वेश्चन आंसर सेशन देख ले। बताइए। डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन थेरेपी एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज caused by hormonal imbalance? सी, you have asked a very good question, sir.
the thing is this कि hormonal therapy you are directly injecting or giving thyroxine 25 mg 50 mg 75 mg to a patient. You are directly inserting growth hormone. आपने किसी पेशेंट का टेस्ट करवाया और उसका ग्रोथ हार्मोन कम आ गया, आप उसको डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन जो है वो आप इंजेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हार्मोनल थेरेपी। अगर किसी को एग्जांपल में, अगर किसी का पीसीओएस का सिम्टम्स है, आप देखेंगे उसको ग्लिसरीन चला दिया जाता है, शुगर की दवा दी जाती है, दैट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। बट होम्योपैथिक में मैं वही पहले भी डिस्कस कर रहा था कि अगर किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, नॉर्मल टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है, तो एक पेशेंट आकर आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होता है, बहुत ज्यादा मुझे फेशियल पफीनेस आ जाता है, मेरे पीरियड्स में प्रॉब्लम आ जा रहा है, मेंसेस स्कैंटी हो गया है मेरा, तो आप उसको थायरोडिनम 3x नहीं दीजिएगा, आप उसको रिपेट्राइज करके मेडिसिन दीजिएगा, प्रॉपरली गाइड आउट करके। और वही पेशेंट को ये आता है बहुत ज्यादा स्लगिश डलनेस, आप वही पेशेंट थायराइड का ही या टीएसएच ही बढ़ा हुआ है, वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, उसको सॉल्ट की क्रैविंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे हमारा सिम्टम्स चेंज हो जाएगा। होम्योपैथिक इज टोटली, मैं पहले भी बताता हूं, देर इज नो शॉर्टकट इन होम्योपैथी टू गेट ए सिमिलीमम। द वन एंड ओनली थिंग इज दिस दैट आपको पूरा केस हिस्ट्री प्रॉपरली टेक करना पड़ेगा। you will have to evaluate each and every symptoms of the patient। और इवेल्युएशन के लिए जैसे मैंने हार्मोनल डिरेंजमेंट के इवेल्युएशन में आपको यहाँ पे बताया था कि कॉजेशन आपको देखना पड़ेगा, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द हार्मोनल डिरेंजमेंट। इसके अलावा मेंटल जनरल सिम्टम्स आपको आस्क करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव टू आस्क फिजिकल जनरल सिम्टम्स, मोडालिटीज एंड कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। ईच थिंग यू विल हैव टू आस्क टू द पेशेंट दैट टेक द कंप्लीट हिस्ट्री, पूरा हिस्ट्री समझ के तब आपको फाइनल कोट इज मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी इज नॉट द फाइनल कोट। तो मुझे और हम लोग कभी भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं करते हैं। अगर कोई पेशेंट थायराइड का है तो मैं डायरेक्ट किसी को थायरोडिनम 3x प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, वी विल टेक द प्रॉपर केस हिस्ट्री। किसी को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है तो हम सीधा उसको ऑर्काइनम प्रोड्यूस दवाई नहीं दे देंगे, या पिट्यूटरी ग्लैंड 30 पोटेंसी में उसको हम लोग नहीं देंगे खाने के लिए। तो इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। और एनी मोर क्वेश्चंस एनीवन हैव, प्लीज लेट मी नो। थैंक यस, यू डॉक्टर सुमित झा जी। एक क्वेश्चन हमारे आपने, पास और भी है सर। अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन और भी है डॉक्टर। एक विक्टर ने पूछा है कि इफ पेशेंट विथ पीसीओएस एंड हर यूट्रस पोजीशन चेंज आफ्टर डिलीवरी, एंटी एंटीवर्टेड यूट्रस changed first into retroverted and now in retroflexion, what can we do as a homeopath? See, what I am telling you कि don't bother more about the reports or the pathological reports. First of all, homeopathic treat a patient as a whole rather than treating antiverted uterus or any other uterus deformities. You will have to take the complete history of the patient कि what is the complaint of the patient, क्या हो रहा है उस पेशेंट को। आइदर उसको फियर है कि कहीं कैंसर ना हो जाए, बहुत आदमी बोलेगा कि कोई बात नहीं सर ऑपरेशन करा के हटा लेंगे, इज आर्डेंट। बहुत आदमी को एक सर्विसाइटिस हो जाएगा, वो रात भर नहीं सोएगा कि भाई मुझे जो है वो कैंसर हो गया, फियर ऑफ कैंसर है, स्लीपलेसनेस हो जाएगा, इरिटेबिलिटी हो जाएगा। तो मैं पहले भी बोलता हूँ होम्योपैथिक अप्रोच में यू विल हैव टू टेक ए कंप्लीट सेट ऑफ सिम्टम ऑफ द पेशेंट। द डिजीज इज व्हाट एवर बी, आइदर द डिजीज इज ABCDEFG डिजीजेस कंसिडरेशन, आप उसके प्रोग्नोसिस के लिए देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि डिजीज कंडीशंस के कारण में पेशेंट का वाइटल स्टेट हो। किसी को अपेंडिसाइटिस है, हम उसका सिम्टम्स, एक्यूट अपेंडिसाइटिस फॉर एग्जांपल किसी का है, आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखा और आपका सिम्टम्स एनालाइज करने के लिए नहीं, ही इज द पेशेंट ऑफ आइरिस 10x, उतने देर में अपेंडिक्स ब्रस्ट करेगा और पेशेंट विल गो ऑन। ठीक है, तो विल हैव टू पैथोलॉजिकल रिपोर्ट वहां पे इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको प्रोग्नोसिस डायग्नोस करना है। उसके अलावा आप ज्यादातर फोकस अपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे देन देर इज ऑर्गेनोपैथी, वो भी है होम्योपैथिक में सिस्टम, या वी आर नॉट डिनाइंग दैट वेरी थिंग। ऑर्गेनोपैथी पे जाइए कि अगर उसको राइट साइडेड सियाटिक नाम है, कोलोसिन दे दीजिए, नीचे बैठ के ऊपर दर्द होता है तो ये दवा दीजिए, बट दिस इज नॉट होम्योपैथी। होम्योपैथी इज डिफरेंट, होम्योपैथी इज क्लासिकल, होम्योपैथी इज रिफाइंड। Your Yes, homeopathy yes, is yes, for doctor. patient's person. now, now एक I तो am interrupting you. बहुत बढ़िया, Thank you. बहुत बढ़िया। Thank you, doctor. सुमित झा जी बहुत अच्छा आप बताए, लेकिन सिम्टम जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिम्टम, सर सब्जेक्टिव हमारे पास सिम्टम एंड टाइम नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव लोग सिम्टम।
ऑब्जेक्टिव one सिम्टम भी minute में सब्जेक्टिव पूरा सिम्टम हो का गया ही है। सिम्टम है, समझे ना। तो एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है सबका, सिम्टोलॉजिकल एंगल, मैथमेटिकल एंगल एंड पैथोलॉजिकल एंगल। तो सर जो है डॉक्टर है सब अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। तो वेरी वेरी थैंक, टाइम बहुत कम है, अगला समय में हाँ, ये आप सब टाइम छोड़िएगा। आग्रह है कि कम से कम 10 मिनट पहले छोड़िए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा समय 2 मिनट्स हम लोग एक्सीड कर रहे हैं। चलिए, सो इसी डॉक्टर, तरह से चलिए, आते थैंक यू। रहिए, घर हैव अ घर नाइस डे। होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी। थैंक यू डॉक्टर सुमित, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच मैं डॉक्टर धनी सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।